Students, welcome to my channel. So this is third part of chapter Cell, the Unit of Life. This is अरिहंत बुक और हमने दो पार्ट इसका देख लिया था जिसमें मैंने सेल के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह एट्सेट्रा सभी पे डिस्कस किया था। और अब हम डिस्कस करेंगे लाइसोसोम और इसके फंक्शंस एंड इसके आगे। सो लाइसोसोम वेर डिस्कवर्ड बाय डी डुए इन 1955। लाइसोसोम्स आर मोस्ट एबंडेंट इन एनिमल सेल्स। लाइसोसोम्स जो होते हैं वो एनिमल सेल में बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। दीज आर इनक्लोज्ड बाय सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। सो लाइसोसोम्स हमारे सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन होते हैं, केवल एक लेयर पाई जाती है, एंड कंटेनिंग अबाउट 50 हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इंक्लूडिंग लाइपेज, प्रोटीएज, न्यूक्लिएज, ग्लाइकोसाइडेज, फॉस्फेटेज, phospholipases etc. which are active at acidic pH 5.0. सो जो लाइसोसोम है वो 50 तरह के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कंटेन की हुई है, जिसके अंदर है लाइपेज, प्रोटीएज, न्यूक्लियस एट्सेट्रा। वो तभी एक्टिव होते हैं जब हमारा पीएच एसिडिक होता है, यानी कि जब एसिडिक मीडियम होता है और पीएच 5.0 तक होता है। अब है फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है? सो इसका फंक्शन है इन प्रोटीन डिग्रेडेशन, प्रोटीन को तोड़ने में, इन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, मतलब जो भी बाहरी चीज़ें जो सेल के अंदर होती हैं उसे ये क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है। इन न्यूक्लिक एसिड डिग्रेडेशन, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने में, इन कार्बोहाइड्रेट डिग्रेडेशन, इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, अंदर भी जो चीज़ें हैं उसे ये डाइजेस्ट कर लेता है। एंड आल्सो लाइसोसोम को जाना जाता है सुसाइडल बैग के नाम से, क्योंकि ये खुद के भी सेल को, जब इसकी सेल पुरानी हो जाती है तो ये खुद के भी सेल को खा जाता है। माइक्रोबॉडीज़। सो माइक्रोबॉडीज़ क्या होते हैं? छोटे छोटे ऑर्गेनेली होते हैं जो सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं, और ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं एंड टेक पार्ट इन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में ये अपना रोल निभाते हैं। अदर देन दोज इन्वॉल्व इन रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन को छोड़ के ये ऑक्सीडेशन, मतलब रिस्पायरेशन वाले ऑक्सीडेशन में नहीं, बल्कि ये ऑक्सीडेशन का काम करते हैं और जो भी ऑक्सीजन होता है उसे ये एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर। सो माइक्रोबॉडीज दो तरह के होते हैं, पैरोक्सीजोम्स एंड ग्लायोसाइजोम्स। सो पैरोक्सीजोम्स को डिस्कवर किया था डी डुए ने, जिसने लाइसोसोम को डिस्कवर किया, उसी ने पैरोक्सीजोम्स को भी डिस्कवर किया। पैरोक्सीजोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, एंड ये एंजाइम कंटेन की रहती है जो कि फैटी एसिड को और अमीनो एसिड को तोड़ता है। ग्लायोसाइजोम्स क्या है? ये जो डिस्कवर किया था बीवियर्स ने डिस्कवर किया था इन एंडोस्पर्म ऑफ जर्मिनेटिंग सीड, यानी कि जो अभी सीड जर्मिनेट कर रही थी उसके एंडोस्पर्म में इन्होंने डिस्कवर किया था। दे आर फाउंड इन फैट रिच प्लांट सेल्स एंड आर इन्वॉल्व्ड विथ फैट मेटाबॉलिज्म थ्रू ग्लाइकोसाइलेट साइकिल। अब हम देखेंगे राइबोसोम्स के बारे में। सो राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेनस, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज पार्टिकल, इट इज़ नॉट अ ऑर्गेनेली। राइबोसोम्स में कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, सो इसको हम पार्टिकल कहते हैं, ना कि ऑर्गेनेली। आरएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस विच आर फाउंड आइदर इन फ्री स्टेट और अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय राइबोफोरिन प्रोटीन्स। जो आरएनए और प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, या तो वो अटैच रहेंगे या तो वो फ्री स्टेट में रहेंगे। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोफोरिन प्रोटीन की मदद से वो जुड़े होते हैं। राइबोसोम्स वेर डिस्कवर्ड बाय पैलाडे। सो इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइबोसोम को डिस्कवर किया था पैलाडे 1955 में इन एनिमल सेल्स एंड रॉबिन्सन इन प्लांट सेल। पैलाडे ने इसको एनिमल सेल में डिस्कवर किया एंड रॉबिन्सन प्लांट सेल में डिस्कवर किया। दीज आर मेड अप ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम किससे मिलके बना होता है? आरएनए और प्रोटीन से। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। Ribosomes provide space and enzyme for protein synthesis, therefore known as protein factory. जो राइबोसोम होता है वो स्पेस और एंजाइम भी प्रोवाइड करता है, किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए।
सो इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। अब है हमारा न्यूक्लियस। इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। सो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1853 में। इट्स स्टडी इज नोन एज कैरियोलॉजी। सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं और न्यूक्लियस की स्टडी को कैरियोलॉजी। कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। इट इज़ कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल। इसे हम सेल का कंट्रोलिंग सेंटर मानते हैं या फिर ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। जर्मन बायोलॉजिस्ट जे हैमरलिंग प्रूव्ड दैट न्यूक्लियस इज कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल। और इसे किसने प्रूव किया था? जे हैमरलिंग ने। बेस्ड ऑन ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग 2 स्पीसीज ऑफ यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी एसिटाबुलेरिया। द 4 मेन पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस आर। सो अब हम न्यूक्लियस के पार्ट्स पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि जिससे न्यूक्लियोप्लाज्म हमारा सराउंडेड होता है, जिस मेम्ब्रेन से उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। विच इज़ मेड अप ऑफ 2 यूनिट मेम्ब्रेन्स, जो कि 2 यूनिट मेम्ब्रेन से बनी होती है। द कॉन्टिन्यूटी ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप इज़ ब्रोकन बाई माइनट पोर्स, यानी कि जो हमारा न्यूक्लियर इन्वेलप होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। अब है न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस के अंदर, उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। सो इसमें दिया है कि न्यूक्लियर सैप और न्यूक्लियोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स, लिपिड्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन दोनों होता है। सो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, एंजाइम होता है, लिपिड्स होता है, मिनरल्स होता है एंड प्रोटीन्स होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म इज द साइट ऑफ एंजाइम एक्टिविटीज एंड सिंथेसिस ऑफ डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोमल सब यूनिट्स। सो न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है ये साइट ऑफ एंजाइम एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता है, यानी कि यहाँ पे एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ पे सिंथेसिस होता है डीएनए का, आरएनए का और राइबोसोमल सब यूनिट्स, यानी राइबोसोम्स के छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं। देन न्यूक्लियोलस। सो न्यूक्लियोलस इज फाउंड इन न्यूक्लियस. It is dense spherical colloidal body without any limiting membrane which remains attached with nuclear organizing chromosome. सो ये क्रोमोसोम्स से अटैच रहता है न्यूक्लियोलस जब ये न्यूक्लियस में होता है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई फोंटाना एंड टर्म्ड एज न्यूक्लियोलस बाई बाउमन। बाउमन ने न्यूक्लियोलस टर्म दिया। द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, हैंस इट इज़ कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ आरएनए। इसका काम क्या होता है? फंक्शन। सो ये हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए में, राइबोसोम आरएनए की सिंथेसिस में। एंड जो राइबोसोमल आरएनए होते हैं उनको सिंथेसिस करता है। राइबोसोम्स में जो आरएनए पाए जाते हैं उन्हें सिंथेसिस करता है, और इसीलिए इसे हम स्टोर हाउस ऑफ आरएनए कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। सो ये सेल डिवीजन में भी एक अपना रोल निभाता है। अब ये है हमारा एक न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर। सो आप देख सकते हैं बाहर पेरीन्यूक्लियोलर क्रोमेटिन है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर टाइप में। इंट्रासेलुलर क्रोमेटिन है, अंदर मैट्रिक्स है, फिब्रिल्स है, ग्रैन्यूल्स है, एंड आरएनए भी हम बोलेंगे फिब्रिल्स और ग्रैन्यूल्स को मिला के, और न्यूक्लियर प्रोटीन एंड इंट्रा न्यूक्लियर प्रोटीन को हम डीएनए भी कहेंगे। अब है क्रोमेटिन। सो अभी क्रोमोसोम्स के फर्स्ट मतलब कि इंटरफेस को हम क्रोमेटिन कहते हैं। इट इज़ इंटरफेस क्रोमोसोमल मटेरियल कंसिस्ट ऑफ डीएनए टुगेदर विथ हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। सो क्रोमेटिन जो है डीएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है। वॉल्डेयर गिव द टर्म क्रोमोसोम्स। सो वॉल्डेयर ने ये टर्म दिया था क्रोमोसोम। क्रोमो का मतलब होता है कलर, क्रोमा मतलब कलर एंड सोमा मतलब बॉडी। एमिल हिड्ज डिस्टिंग्विश्ड 2 टाइप्स ऑफ रीजन्स इन क्रोमोसोम। सो एमिल हिड्स ने 2 तरह के रीजन पाया क्रोमोसोम्स पे, जिसमें कि एक डार्क स्टैंड हेट्रोक्रोमेटिक था एंड दूसरा यूक्रोमेटिक था। सो हेट्रोक्रोमेटिन जो था वो टेलोमियर्स पे पाया जा रहा था, यानी कि क्रोमोसोम्स के एंड पार्ट को हम टेलोमियर कहते हैं, एंड इज़ अ जेनेटिकली इनएक्टिव रीजन हैविंग लेस अमाउंट ऑफ डीएनए। और ये जेनेटिकली रूप से इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जिसपे बहुत ही कम डीएनए पाया जाता है। यूक्रोमेटिन इज़ जेनेटिकली एक्टिव रीजन विच इज़ रिच इन डीएनए। और यूक्रोमेटिन जो होता है जेनेटिकली एक्टिव होता है, इस पर डीएनए ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। इट टेक पार्ट इन एक्टिवली इन ट्रांसक्रिप्शन। सो जो यूक्रोमेटिन होता है जब डीएनए से आरएनए बनता है, सो ये उसी में
उसी को एक्टिव करता है, यानी कि इन्हेंस करता है डीएनए से आरएनए बनने के लिए। सो उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। नाउ इट्स सेल साइकिल। हॉवर्ड एंड पेल्क डिस्कवर्ड 4 स्टेजेस। हॉवर्ड एंड पेल्क ने सेल साइकिल में 4 स्टेज डिस्कवर किया था, जिसका नाम है G1, S, G2 एंड M फेज। So cell division is the division of cell into 2 or 4 cells during growth or reproduction. So cell division हम कब कहेंगे? जब सेल 2 या 4 में डिवाइड होगा ड्यूरिंग ग्रोथ, यानी ग्रोथ के टाइम या फिर रिप्रोडक्शन के टाइम, उसे हम सेल डिवीज़न कहेंगे। सेल डिवीज़न आइदर माइटोसिस के थ्रू हो सकता है, माइटोसिस भी हो सकता है या फिर मियोसिस भी हो सकता है। माइटोसिस मीन्स डायरेक्ट सेल डिवीज़न हो जाएगा, उसे हम माइटोसिस कहेंगे। माइटोसिस का मतलब जब 1 से 2 में टूटेगा और हैप्लॉइड ना होके बल्कि डिप्लॉइड ही गैमेट्स जाएंगे, सो उसे हम माइटोसिस कहेंगे। और मियोसिस में हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। माइटोसिस अकर इन प्रोकैरियोट्स, प्रोटोजोआन्स, ईस्ट एंड फीटल मेम्ब्रेन ऑफ मैमल्स। सो किस में होता है माइटोसिस? आप देख लीजिए, प्रोकैरियोट्स में होता है, प्रोटोजोआन्स, ईस्ट एंड फीटल मेम्ब्रेन ऑफ मैमल्स। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। सेल साइकिल को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज में 3 पार्ट्स हैं, G1, S, G2, और एम फेज को एक अलग पार्ट दे दिया गया है जिसमें है माइटोसिस एंड मियोसिस। सो G1 फेज क्या होता है? गैप बिटवीन एंड ऑफ प्रीवियस सेल साइकिल एंड स्टार्ट ऑफ न्यू सेल साइकिल। सो वो गैप होता है जिसमें एक सेल दूसरे सेल में डिवाइड होने के लिए अब तैयार होती है, उस गैप को हम G1 फेज कहते हैं। इसमें क्या होता है? प्रोटीन आरएनए बेसिस यानी कि प्यूरिन्स एंड पिरामिडीन्स का सिंथेसिस होने लगता है। इस फेज में डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होने लगता है। G2 फेज इंटेंसिव सेलुलर सिंथेसिस, यानी कि सेलुलर सिंथेसिस होने लगता है। डिवीजन ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज, माइटोटिक स्पिंडल बिगिन्स टू फॉर्म। सो इसमें स्पिंडल का फॉर्मेशन होने लगता है और सेल ऑर्गेनेली का डिवीज़न होने लगता है। अब एम फेज में क्या होता है? माइटोसिस और मियोसिस। सो माइटोसिस और मियोसिस में सेल का डिवीज़न होता है। माइटोसिस में सेल डिवाइड करके 2 सेल में फॉर्म करेगी और दोनों ही डिप्लॉयड होंगे। और मियोसिस में जो डिप्लॉयड सेल है वो 4 हैप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन करेगी और चारों के चारों हैप्लॉयड होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।